चलिए, तो लाइट की वजह से अपना ब्रेकिंग आ गया था, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था। हम बात कर रहे थे एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी जिसमें की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हम ये बात कर रहे थे। ठीक, जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा है, हाँ सर। ए की एनर्जी 20 कैलोरी और बी की मान लीजिए 60 कैलोरी है, तो 60 40 कहाँ से आई? तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस क्यू कैलोरी माइनस माइनस करना पड़ेगा। 40 जब हाँ डेल्टा एच लिखेंगे हम एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, पॉजिटिव आएगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बड़ा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट छोटा है, तो जो डेल्टा एच रहेगा वो एंडोथर्मिक में पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। तो जब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पर ले लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर बढ़ रही है, और यहाँ पर ले लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ग्राफ ऐसा आएगा, रेक्टेंट को कम हाइट पर बनाओगे, ये हो गया रेक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, तो ये तो हो गया आपका एच आर, और ये हो गया प्रोडक्ट हो गया एच पी, एच पी। अब दोनों के यस सर। बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा डेल्टा। डेल्टा एच। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने दोनों देख लिए। अब आते हैं हम, सबसे पहले तुम कैटालिस्ट देख लेते हैं कि कैटालिस्ट क्या काम करता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो फिर से इसी में मैं एक ग्राफ और प्लॉट कर रहा हूं। तो देखिए, एक्सोथर्मिक के लिए लेता हूं, कोई सा भी एक एग्जांपल हमें लेना है। ये पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा एच। कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट इस हाइट को अफेक्ट करता है। ये जो यहाँ से रिएक्टेंट से यहाँ तक की जो हाइट है वो कहलाती एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो ये कहलाती एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले टर्मिनोलॉजी जो लिख लें, वो जो है वो लिख लें, ये कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और एचपी यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये एफ क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या, रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी है उसके बाद इस बैरियर को, यानी हाइट को क्रॉस करने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। और ये भी यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और वो भी कैटालिस्ट के एब्सेंस में, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब अगर कैटालिस्ट ले लें, पॉजिटिव कैटालिस्ट ले लें, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, इस हाइट को कम कर देगा, हाइट को कम कर देगा, लेकिन डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं करता। तो एक कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट के प्रेजेंस में यहां से यहां तक की जो एनर्जी है वो कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इस तरह से बैकवर्ड के लिए हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ई एफ डैश यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटालिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ, कैटालिस्ट नहीं यार, क्या लिख रहा हूं मैं भी, रिएक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट हाइट को चेंज करके रेट चेंज कर देता है। एक कैटालिस्ट अलग चैप्टर है, 12th में सरफेस केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है ना। और एक्टिवेशन आएगा आपके किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में 12th के चैप्टर में, वहां पर डिटेल इसके न्यूमेरिकल्स भी आप देखोगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यानी रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी थी
उसके बाद उस बैरियर को, बैरियर का मतलब जो हाइट देख रहे हैं, नहीं वाली हाइट, इस हाइट को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए। ये जो टोटल हाइट, इस टोटल हाइट को क्या बोलते हैं? ईटी। ईटी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब टोटल हाइट। ईटी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहाँ पर ग्राफ से अगर हम निकालें यहाँ पर, तो ईटी किसके इक्वल है? ईटी इक्वल है, देखिए किसके इक्वल है? एच आर प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ सर। एच पी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच। लिख सकते हैं। हाँ सर। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में लिखें, अगर हम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में लिखें तो पहले तो हम इसी को सॉल्व कर लें, इसी को सॉल्व कर लें। तो एच पी माइनस एच आर क्या होता है? एच पी माइनस एच आर, एच पी माइनस एच आर इक्वल टू हो गया ई एफ माइनस ई ए बी। क्लियर? और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है डेल्टा एच के, क्योंकि एच पी माइनस एच आर क्या होता है? डेल्टा एच। हाँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहीं पर मैं एक और लिख रहा हूं कि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ई एफ डैश प्लस एच आर इक्वल टू ई ए बी डैश प्लस एच पी, राइट? इक्वल टू होता है डेल्टा एच, यही होता है ना? नहीं नहीं, हाँ सर। डेल्टा एच नहीं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एच पी माइनस एच आर, एच पी माइनस एच आर इक्वल टू ई एफ डैश माइनस ई ए बी इंटू डैश। डेल्टा एच। वो भी क्या रहेगा? एच पी माइनस एच आर है, डेल्टा एच होता है। तो डेल्टा एच कभी भी कैटालिस्ट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कैटालिस्ट से डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होती है। कितनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर कैटेलिस्ट यूज क्यों होता है? कैटालिस्ट, यानी सब्सटेंस दैट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या है? सब्सटेंस दैट कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, इक्विलिब्रियम में लगने वाले टाइम को वो अफेक्ट कर सकता है। कैटालिस्ट क्या है? सब्सटेंस दैट कैन अल्टर द रिएक्शन, यानी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो जो पॉजिटिव कैटालिस्ट है, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा? इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। और जो नेगेटिव कैटालिस्ट है वो क्या करेगा? डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? तो सर डेल्टा एच पे भी असर पड़ना अरे चाहिए। डेल्टा एच तो वही रहता है ना, डेल्टा एच तो डिफरेंस है ना वो दोनों का। इससे क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, इसमें क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। भाई जब नेगेटिव कैटालिस्ट लोगे तो अगर रिएक्शन में पहले हाइट इतनी थी, तो नेगेटिव कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा? ये पहाड़ की हाइट और बढ़ जाएगी। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो डेल्टा एच है ना, वो डिफरेंस तो वही का वही रहेगा, वो डिफरेंस थोड़ी चेंज होगा। हाँ सर। तो कैटालिस्ट एक नया पाथ प्रोवाइड करता है। हाँ सर। तो रेट यहाँ किस पर डिपेंड करता है? रेट ज्यादा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रेट उतना ज्यादा। क्लियर? चलिए, तो हम हाँ बात सर। करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं, रेक्टेंट से भी या स्टार्ट करके कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी हम स्टार्ट करके कर सकते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट था, पहले तो पॉइंट ले लूं। एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? आयरन सॉलिड प्लस H2O ये ली स्टीम, स्टीम ली। इन दोनों की रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन कराने पर इन्हें क्या मिला? Fe3O4, Fe3O4 प्लस 4H2 ये मिला। ये सॉलिड गैस। अब उसके दिमाग में आइडिया आया कि यार ऐसा अगर मैं उल्टा करूं तो क्या हो सकता है, यानी ये ले लूं, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास करूं तो क्या कुछ हो सकता है। उसने देखा, हो ये तो वापस बन जाता है, ये तो वापस बन जाता है। तो फिर क्या बोला गया यहाँ पर? क्या लिखा गया कि Fe थ्राइस सॉलिड प्लस 4H2O गैस, ये
प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट वापस से रेक्टेंड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं, रेक्टेंड से स्टार्ट करके भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट से स्टार्ट करके भी कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ कोई समस्या नहीं? ठीक है। नहीं सेकंड, सर। ओके, इक्विलिब्रियम डायनामिक है कि स्टैटिक? सेकंड पॉइंट, डायनामिक है कि स्टैटिक? डायनामिक। डायनामिक है। रिएक्शन दोनों दोनों डायरेक्शन में चलती रहती है। लगता है ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि जो नेट चेंज है वो 0 है, लेकिन रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती रहती है। चेंज हो जाती है। तो हाँ। पहला क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द डायरेक्शन। नंबर 2, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन प्रोसेस। नंबर 3, कैटालिस्ट कैन नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। हाँ, कैटालिस्ट रेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी भी एस्टेब्लिश करा सकता है, देर से भी करा सकता है, लेकिन डजंट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे कि ले लेते हैं, यहां पर ले लें, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, इक्विलिब्रियम है। अगर मैंने पॉजिटिव कैटालिस्ट ले लिया तो हो सकता है पॉजिटिव कैटालिस्ट वो इक्विलिब्रियम जल्दी करा दे, पॉजिटिव कैटालिस्ट हो सकता है वो इक्विलिब्रियम जल्दी करा दे, और नेगेटिव कैटालिस्ट अगर ले लिया तो हो सकता है वो इक्विलिब्रियम धीरे हो, देर से कराए। स्लो कराए। ठीक है ना? यानी सिर्फ 3 लाइन बनेगी, एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरी यस सर। या फिर ये हो गई। यस सर। राइट? तो जो यस सर। देर से ए टाइम हो गया, तो यहाँ पर हो गया रेड। तो जो रेड वाली लाइन है, यार बनाने में सही नहीं बना, समझ तो गए ना तुम्हें क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ सर। हाँ। जैसे ये वाली आप लाइन देख रहे थे, यहाँ पर एक ये आगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एब्सेंस में हो गया। अब पॉजिटिव अगर कैटालिस्ट लेते हो तो पता लगा वो इक्विलिब्रियम यहीं पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, और नेगेटिव कैटालिस्ट लेते हो तो पता लगा इक्विलिब्रियम कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ये हो गया नेगेटिव कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। ओके, तो हाँ इक्विलिब्रियम सर। कैटालिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम में लगने वाले टाइम को अफेक्ट कर सकता है। ओके, इसके अलावा इक्विलिब्रियम पर जो भी ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज वो कांस्टेंट हो जाती है, इससे कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि बराबर हो जाएंगे दोनों के, जो भी वो कांस्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा इक्विलिब्रियम में अगर तुमने कुछ भी चेंज करने की कोशिश की तो उसको चेंज बर्दाश्त नहीं होता है, वो बोलता है मुझे जीने दो, मेरी जिंदगी में टांग मत फंसाओ। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम यस सर। कुछ भी चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे कि कलर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको देख करके हम इक्विलिब्रियम मान सकते हैं कि हाँ भैया इक्विलिब्रियम अब आ चुका है। राइट? अब इसमें इक्विलिब्रियम हाँ। है, राइट है। लेकिन अगर इनमें हम कुछ हाँ चेंज सर। करते हैं तो प्रिंसिपल आएगा इस चैप्टर के लास्ट में, जिसे हम कहते हैं ले चैटेलियर प्रिंसिपल। पढ़ते नहीं बने तो पढ़ लेना, ले चाटले। यस सर। ठीक है ना? तो इनमें अगर चेंज कर दिया है तो वो क्या बोलता है, रिएक्शन रोने लगता है, बोले मुझे पुराना वाला वापस दो, आई डोंट वांट चेंज। ठीक है, यस सर। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, जो फ्री एनर्जी है जो हम पढ़ी चुके हैं, फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की जितनी फ्री एनर्जी होती है प्रोडक्ट की भी उतनी फ्री एनर्जी होती है। तो रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी, रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी उतनी ही प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी। तो जो डिफरेंस है डेल्टा जी इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। कहां पर? इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, यस सर। देखिए
इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब कर भी दोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी थोड़े टाइम तो वो डिस्टर्ब रहेगा, फिर से वो हाँ अपनी जीरो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। में पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो यस सर। towards an equilibrium state spontaneously, even if it is disturbed, it will return to original। ओरिजिनल स्टेट। क्या बात समझ में आ गई? यस सर आगे। सभी को आ गई? हाँ सर। हाँ मैंने पहले बोल रखा है, मुंह खोल सकते हो। ठीक है? यस सर। आओगे सर को कहीं बर्ड फ्लू नहीं हो जाए, मुंह नहीं खोल रहा हो। एक केस देखिए दिया हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग केस। पहले में क्या लिखा हुआ? इक्विलिब्रियम स्टेट हैज बीन अटेन्ड। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर पानी जितना आ रहा है उतना पानी जा रहा है। तो बताइए फर्स्ट में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, सेम फ्लो ऑफ एनर्जी किस में है? बोलो सेम। भाई। टेम्परेचर कांस्टेंट हो, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, तो सेकंड और थर्ड इक्विलिब्रियम नहीं है। अब तुम बोलो सर देखो पानी का लेवल यहाँ जितना पानी आ रहा है ऊपर वाले नल से उतना पानी नीचे वाले नल से जा रहा है, तो पानी का लेवल जो है कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम है। अरे भाई इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यही पानी यहाँ आता ऐसा, ठीक है ना, ये डाल रहा हो, ये पानी वापस से उसमें चला जाता, तो होता है इक्विलिब्रियम। अरे ए से यस सर। बी से ए बन रहा हो, यस सर। यस सर। आ रहा, बी कहीं और निकल के जा रहा है, बी वापस हाँ सर। तो आंसर क्या है इसका? डी। ए। यानी डी, नन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। सर फर्स्ट वाले में क्या बनता फर्स्ट वाले के जैसा किस में है? फर्स्ट वाला एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में है, बाकी जो भी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है? है? यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अब इसके बाद आते हैं हम किस पर? फिजिकल इक्विलिब्रियम पर। टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, पहला लेसन ले लें, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा हो? लिक्विड में। एग्जांपल, अरे टेढ़ा हो गया, सही है। जैसे एग्जांपल यहाँ ले लें हम आइस, और यहाँ ले लें हम वाटर। यानी आइस यानी H2O सॉलिड, और यहाँ H2O लिक्विड। क्लियर? तो यहाँ पर अच्छा। आइस मेल्ट होकर के किस में जाएगा? वाटर में। वाटर फ्रीज होकर के किस में जाएगी? सॉलिड। आइस में। क्लियर? आइस। तो यस यहाँ सर। पर मेल्टिंग ऑफ रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्लियर? हाँ सर। और एक कब होता है? ये होता है 273 केल्विन एंड 180 एम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। अब अगर यहाँ पर एक टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, यानी 273 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा? रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? गोज इन। अरे मूर्खो, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन हाँ। कहाँ जाएगी? आइस मेल्ट होगी ना,
अच्छा अच्छा ऐसा बोल रहे हो आप, ठीक है। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस दैट मीन्स 273 केल्विन से टेम्परेचर कम कर दोगे तो फिर वाटर और फ्रीज हो जाएगा, गोज इन हाँ बैकवर्ड डायरेक्शन। यस सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए दूसरा ले लेते हैं, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी H2O लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? H2O गैस में। तो अब मुझे मालूम है, मुझे नहीं मतलब आपको मालूम है, लिक्विड जब वेपर में जाएगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन, और वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना? हाँ सर। अब यहां पर ग्राफ ध्यान रखना कैसा बनता है। इनिशियली जो रेट ऑफ एवोपरेशन है, एक्चुअल में रेट ऑफ एवोपरेशन चलता है यहाँ पर। रेट ऑफ एवोपरेशन तो मालूम है कांस्टेंट रहता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन ये तो कांस्टेंट रहता है। और रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे 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 क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन, इवोपरेशन अलग है, कंडेंसेशन ये अलग हो गया। अब हम क्या बात कर रहे हैं? इवोपरेशन टर्म अलग है, वेपोराइजेशन टर्म अलग है। तो ये भी एक क्या है? इक्विलिब्रियम है, इवापोरेशन। ये भी इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या है? वेपोराइजेशन का मतलब ये है कि बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, पानी की वेपर बनेगी, ये वेपर बन गई, ये क्या है? वेपर फेज है। हाँ ये क्या है? लिक्विड फेज है। इस जार को मैंने ढक दिया, इस जार को मैंने ढक दिया, और यहाँ से क्या लगा दिया है? यहाँ से प्लेट। 2 मैनोमीटर, मैनोमीटर लगा दिया है। तो क्या होगा? मैनोमीटर का प्रेशर पहले, मैनोमीटर पहले प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाएगा क्योंकि वेपर बनती जा रही है, वेपर बनती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी वेपर बनेगी उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के कहाँ आ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब ऐसा होने लगेगा तो फिर वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, मतलब मैनोमीटर, मैनोमीटर में प्रेशर बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ गई? सर वेपर्स जो बन के उड़ रहे थे और फिर वो जो हाँ इकट्ठे बिल्कुल हो बिल्कुल। गए। ये कहाँ पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस 180 प्रेशर पर। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर becomes constant at given temperature। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर। तीसरा है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो इसमें छुट्टी नहीं लगाना, नहीं तो ये चैप्टर निपटा देगा। यस सर। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। एग्जाम्पल, जैसे आइस किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर वेपर में, वेपर। ठीक है। तो जब यस सॉलिड सर। वेपर में कन्वर्ट होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और जब वेपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। डिस्पोजिशन। ठीक है। अरे वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट करना पगली। यस सर। एग्जाम्पल, NH4Cl, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक पौआ बिल्कुल टिका के आ गया। हीट करोगे तो क्या मिलेगा? NH4Cl गैस मिलेगी, और कूल करोगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? NH4Cl में कन्वर्ट हो। NH4Cl। नेक्स्ट है सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन। तो सर ये रिएक्शन करके मतलब ही क्या निकला? मतलब क्या निकला?
कपूर में क्या देखते हो आप, कपूर को गर्म करते हो तो क्या होता है, वेपर बन जाती है, कपूर जाता का है। काजल बनाते हो, वेपर जाकर ठंडी होकर के काजल बना लेती है। अच्छा। NaCl सॉलिड लिया मैंने, उसको वाटर में डिजोल्व किया, क्या बना, NaCl एक्वस। या शुगर लिया सॉलिड, उससे क्या बना, शुगर एक्वस, शुगर डिजोल्व हो गया। हाँ। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, अगर तुमने पानी में नमक डाला तो नमक घुलता जाएगा घुलता जाएगा घुलता जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा फिर नमक घुलना बंद हो जाएगा। बचेगा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सुगर इक्वल टू रेट ऑफ precipitation, rate of precipitation of sugar from the solution। ठीक है ना। यस सर। तो शुगर से सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन, और एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन। बात समझ में आ गई, यस सर। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे बढ़ा जाए। तो एट इक्विलिब्रियम, ये चीज क्लियर हो गई। सर हाँ बोलो। शुगर के लिए ये अलग से यूज करते हैं। नहीं, सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहा है ना, तो सॉल्यूशन के वो लिए यूज पहले कर रहा है अपन ने ना, देखा था कि सॉल्यूशन के लिए यूज कर रहा है ठीक है। पब्लिक। अब यहीं पर एक हाँ। चीज और हम देख लें, वो भी आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर है, 12th में भी हम पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गिवन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन गिवन लिक्विड। ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, दोनों के नेचर पर, सेकंड टेम्परेचर, और थर्ड प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो जनरली solubility of gas, solubility of gas is एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। हम डिटेल में पढ़ेंगे ली चैटिली प्रिंसिपल में, इसी चैप्टर में। तो प्रेशर का इफेक्ट मेनली अपने को यहाँ पर पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसको किससे देते हैं, गिवन बाय हेनरी लॉ। हेनरी मोस्टली। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि जितना प्रेशर बढ़ाओगे गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अमाउंट ऑफ गैस dissolved in given volume of solvent at given temperature। मोस्टली वाले हेनरी है ना। तो वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए लिक्विड का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। अब डिटेल में इसको हम 12th में पढ़ेंगे, प्रेशर अप्लाइड ऑन इट, यानी अमाउंट यानी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये इसको प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं, तो ये KH प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाए, प्रोपोर्शनलिटी हटाए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर KH इक्वल टू क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट।
तो इसके न्यूमेरिकल हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, 12th में। 12th में पढ़ेंगे। अब इसके लिमिटेशन क्या है, पढ़ने को यहाँ पढ़ सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, जो चीज जहाँ पढ़ना वहीं पढ़े। इसके हाँ लिमिटेशन क्या सर। है, पहली बात तो एप्लीकेबल टू आइडियल गैस ओनली, यानी गैस आइडियली बिहेव करना चाहिए, एंड एट लो प्रेशर, प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी है देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल ले लें, अमोनिया को अगर हमने वाटर में डिजोल्व किया तो ये रिएक्शन कर लेगा, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी हेनरी लॉ इस पर नहीं लगेगा। इस तरह से SO3 को अगर मैंने वाटर में डिजोल्व करा तो H2SO4 तो कुछ और बना लेगा, तो इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। यस सर। यस अब सर। जैसे चिल्ड सोडा वाटर है, अगर सोडा वाटर को अगर हम गर्म कर दें तो क्या होगा, बोलो क्या होगा। चिल्ड सोडा बॉटल fizzes out when open because soda water is a solution of CO2 gas in water at high pressure। हाई प्रेशर पर भर करके उसमें CO2 गैस को भरा जाता है। as soon as the bottle is open under normal atmospheric condition, अरे कहाँ भाग गया, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होगा, द dissolved gas escape out to reach the new equilibrium state so that the pressure of gas inside the bottle becomes equal to atmospheric pressure। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो अंदर से गैस बाहर निकलेगी, जिससे दोनों तरफ के प्रेशर इक्वल हो जाए। यस सर। हो गई। यस यस सर। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है एलोट्रोपिक चेंज। एलोट्रोपिक चेंज में क्या होता है, जैसे कार्बन डायमंड ले लें, कार्बन डायमंड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सॉलिड का सॉलिड में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। कितनी बात क्लियर हो गई, कैसे? सॉलिड का सॉलिड में इक्विलिब्रियम हो सकता है ना। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, सर ग्रेफाइट से अपन डायमंड बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब इधर देखिए, इक्विलिब्रियम में हमने यहाँ क्या देखा था, इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा था, इक्विलिब्रियम को किसी भी स्टेट से ऑब्टेन कर सकते हैं, रिएक्टेंट से भी और प्रोडक्ट से भी, यही देखा था यहाँ पर। प्रोडक्ट है भी, हाँ। मान लेते हैं A प्लस बी है, A प्लस बी से क्या बना हमारा C प्लस डी, तो T इक्वल टू 0 पर है, इसके A मोल है, इसके B मोल है, तो इसके कुछ भी नहीं है। और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पर COD के कुछ ना कुछ तो बन जाएंगे। मान लेते हैं Yes, XX sir. बने,
तो इसके कितने बचे, बाय बाय बचे। यानी a प्लस बी से लेकर के भी हम c प्लस डी बना सकते हैं, या फिर c प्लस डी से लेकर के भी हम क्या बना सकते हैं, a प्लस बी। बी बना सकते हैं, हाँ ना। यस जैसे सर। e इक्वल टू 0 पर आप 0 0 ले लें, यहाँ पर क्या एक ले है। लें, a भी ले लें, ठीक है। ठीक है। ऐसा भी Yes, यहाँ पर sir. हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ सर, बाकी तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कर हैं, लिए हैं। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट होता है, कैसे अफेक्ट नहीं होता है। यस सर। यहाँ कोई समस्या नहीं। नहीं सर। चलिए, सर, हाँ, ग्रेफाइट को डायमंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे वो अपन देखेंगे, अभी आगे देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेने की भी जरूरत नहीं, यस सर। और मेरे को तो बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। और उसके पहले अपन पढ़ते हैं क्या, एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास क्या होता है, तो वो देख लेते हैं। एक्टिव मास, नाम से पता लग रहा है जो मास एक्टिव हो। अब एक्टिव मास हाँ। मतलब क्या एक्चुअल में, कि किसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम। एक्टिव मास इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मोल पर लीटर, हाँ ना। हाँ। और किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा लिखते हैं। क्लियर। तो लिक्विड में तो हो गई, और गैस स्टेट में मोल की बजाय क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, प्रेशर, हाँ। हाँ ना। हाँ सर। कोई समस्या नहीं, नहीं सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे मैंने लिखा ए को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, मतलब क्या है, एक्टिव मास ऑफ ए। सर, यूनिट नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में? हाँ नहीं नहीं, हाँ बात तो अंडरस्टूड है, एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक। हाँ। इतनी बात क्लियर हुई। यस तो सर। एक्टिव मास एक्चुअल में क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में, ठीक है। हाँ एक्टिव सर। मास एक्चुअल में क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। कंसंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, और मोल क्या होता है एक्चुअल में, मोल होता है वेट ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर वेट। हाँ। और एक इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्टिव मास एक्चुअल में डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम इसको मोल पर लीटर में लेते हैं, या फिर प्रेशर की यूनिट में लेते हैं, पार्शियल प्रेशर की टर्म में लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आया तो अपन को डायमेंशन नहीं लेस तो लिखा लिखना रहेगा ना, प्रैक्टिकल पर्पस की क्या है, किसके लिए है, ठीक है। है। अब यस यहां सर। पर ध्यान देना है, नोट, एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड हमेशा कांस्टेंट लेते हैं। एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड इज टेकन कांस्टेंट। कांस्टेंट लेते हो, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम उसको 1 ले लेते हैं, और न्यूमेरिकल इट इज 1 लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, CaCO3 सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसका एक्टिव मास कितना ले लेंगे, एक्चुअल में कांस्टेंट रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हम कितना ले लेंगे, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, हाँ ना। यस सर। क्वेश्चन, कैलकुलेट एक्टिव मास when
पहला 16 ग्राम O2 is present in 4 लीटर। बताइए क्या सॉल्यूशन होगा। एक्टिव मास को मैं AM लिख देता हूँ। एक्टिव मास इक्वल टू मोल बाय 16 वॉल्यूम by लीटर। मोल कितने हैं 16/32 डिवाइड बाय 4। 32 by 4। ठीक है ना, आ जाएगा आंसर। यस सर, यस सर। समस्या नहीं नहीं सर। नहीं कुछ गड़बड़ किया गया। 4 चौके 16 4 राइट। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 34 ग्राम अमोनिया इज प्रेजेंट इन 5 लीटर कंटेनर। बताइए एक्टिव मास क्या होगा। तो मोल ऑफ 34 by 17 into 5 डिवाइड बाय by 5। 5। क्लियर। यस सर। जो भी आंसर आ जाए वो एक से एक्टिव मास आ जाएगा। यस सर। एक क्वेश्चन 4 वेसल। सर मेन आंसर जब लिखेंगे अपन तो डायमेंशन लेस लिखेंगे लिखना या? डायमेंशन लिखना है। वॉल्यूम ठीक है। ईच ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर कंटेन A 16 ग्राम CH4, B 18 ग्राम H2O, 35.5 ग्राम Cl2 और 44 ग्राम CO2। Which container will contain same molar concentration and same active mass as that in A? सॉल्व करो। सिक्सटीन बाय 10। ठीक है, पहले तो हम A का कैलकुलेट कर लेते हैं। A के लिए एक्टिव मास क्या हो जाएगा 16/30 16/16 डिवाइड बाय कितना 10 यानी 1/10 हो गया। अब B के लिए कैलकुलेट करते हैं 18/18/10 1/10 हो गया। C के लिए कैलकुलेट करते 35.5/71 मोलर वेट 71 हो जाएगा 1/20। D के लिए 44/10 1/10 हो गया। तो आंसर क्या है A, B और D। हाँ ना। यस सर। ठीक, इतना सभी क्लियर हो गया। तो यस परसों सर। के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। कल तो हम पढ़ेंगे क्या और में, परसों आएंगे हम इस Yes, पे sir. लॉ ऑफ मास एक्शन पर। इतना आज का समझ में आ गया सभी को। यस सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। ओके सर ऐसा